हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम जुलाई महीने की करंट अफेयर है वो हम अध्ययन करेंगे। तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा नियुक्तियाँ। तो नियुक्ति की बात करें तो इसमें जो हम सर्वोच्च न्यायालय में 2 नए न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया तथा गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति जमशेद बी पारदीवाला को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति मई 2022 में प्रदान की गई है। तो क्या क्वेश्चन हमारा यहाँ से बना है? हमारा जो क्वेश्चन बना है कि अभी सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश बने हैं कौन बने हैं? मुख्य न्यायाधीश गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति जमशेद बी पारदीवाला को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। तो जो गुवाहाटी के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थे, उनको सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई है। सर्वोच्च न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमणा की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय में इनकी नियुक्ति के आदेश राष्ट्रपति ने 7 मई 2022 को जारी किए गए। 9 मई को इन दोनों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। अब सर्वोच्च न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमणा ने ग्रहण करवाई थी। तो कितने 2 नए न्यायाधीश आए हैं? हमारे गुवाहाटी के जो मुख्य न्यायाधीश थे हाई कोर्ट के और गुजरात के वरिष्ठ न्यायाधीश को जमशेद बी पारदीवाला और जो गुवाहाटी के थे सुधांशु धूलिया, ये सुप्रीम कोर्ट के हमारे उच्च न्यायाधीश है वो बने हैं। इन नियुक्तियों के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होगी? 34। कितनी हुई है जी? 34। एक मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश जो NV रमणा थे। वर्तमान में जो हैं NV रमणा का स्थान है लिया है। तो ये आपको कमेंट सेशन में बताना है अभी कौन है हमारे मुख्य न्यायाधीश। किंतु एक दिन बाद 10 मई को न्यायमूर्ति विनीत शरण की सेवानिवृत्ति के बाद चलते पुनः एक रिक्त हो जाएगी। तो अभी कितने हुए? 34 और 10 मई के बाद है तो अभी कितने हैं? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। तो नए भारतीय थल सेना के जो प्रमुख कौन बने? जनरल मनोज पांडे। थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे की सेवानिवृत्ति के बाद मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। जनरल मनोज पांडे को कार्यभार ग्रहण कराते हुए जनरल नरवणे उप प्रमुख रहे। जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 1 मई 2022 से बनाए गए हैं। इस पद पर जनरल नरवणे थे जिनका कार्यकाल 30 अप्रैल को पूरा हो गया है। उनकी जगह अब कौन बने हैं? चीफ ऑफ आर्मी वो बने हैं स्टाफ मनोज पांडे। तो लेफ्टिनेंट जनरल बी सोमशेखराजू थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे और जो उप प्रमुख बने हैं वो वी सोमशेखराजू थल सेना के उप प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं नीति आयोग के? तो वो बने सुमन कुमार बेरी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष वाइस चीफ चेयरमैन ऑफ नीति के जो बने हैं वो 1 मई 2022 से बनाए गए हैं। इस पद पर पहले कौन थे? राजीव कुमार थे। राजीव कुमार का स्थान किसने लिया? 1 मई 2022 को सुमन कुमार बेरी ने, जो अर्थशास्त्री थे। राजीव कुमार अगस्त 2017 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। अभी जो इनके जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं वो बने सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष कौन बने? सुमन कुमार बेरी। जो स्थान लिया है राजीव कुमार का, 1 मई 2022 में इनकी नियुक्ति की गई है।
नेक्स्ट है विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति। जो विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं वो विजय सांपला। नेक्स्ट है इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति हुई है इनकी। तो इकबाल सिंह किनके बने? इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने डॉक्टर मनोज सोनी, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अजय कुमार सूद सरकार के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। जो सरकार के नए वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने? अजय कुमार। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले विज्ञान प्रौद्योगिकी और नव संचार सलाहकार परिषद के सदस्य रहे हैं भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर अजय कुमार सूद को 3 वर्ष के कार्यकाल हेतु सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अप्रैल 2022 में नियुक्त किया गया है। तो जो सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो कौन बने हैं? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नव सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन बने? प्रोफेसर अजय कुमार सूद। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के.एन. व्यास के कार्यकाल में पुनः वृद्धि। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के.एन. व्यास के कार्यकाल में पुनः वृद्धि की गई है। नेक्स्ट है कृष्णन रामानुजम नास्कॉम के नए चेयरमैन। टीसीएस के वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव कृष्णन रामानुजम आईआईटी क्षेत्र के शीर्ष संगठन नॉस्कॉम के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट है संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसको दिया गया? संगीता सिंह को। नेक्स्ट है केबल विल्सन और एयर इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? केबल विल्सन एयर इंडिया के नए सीईओ बने हैं। केबल विल्सन एयर इंडिया के नए सीईओ बने हैं। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। राजीव कुमार अभी क्या बने? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य आयुक्त बने हैं। चुनाव आयोग 1 सितंबर 2020 से चुनाव आयुक्त रहे श्री राजीव कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर CSC 15 मई 2022 से बनाए गए हैं। तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? राजीव कुमार। इस पद पर श्री सुशील चंद्रा थे। सुशील चंद्रा का स्थान अभी किन्होंने लिया है मुख्य चुनाव आयुक्त? तो ये लिया श्री राजीव कुमार ने। राजीव कुमार ने सुशील चंद्रा की जगह नए मुख्य चुनाव आयुक्त है वो बने हैं। सुशील चंद्रा का जो कार्यकाल कब समाप्त हुआ था? 14 मई 2022 को हुआ था। और ये कब तक रहेंगे? फरवरी 2022 तक इनका पद रहेगा श्री राजीव कुमार का। इसे लोकसभा का आगामी 2024 के चुनाव उनकी देखरेख में होंगे। 2024 के जो चुनाव है किनकी देखरेख में होंगे? श्री राजीव कुमार के। और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष तक होता है, किंतु अधिकतम वर्ष 65 वर्ष की आयु तक ही कोई व्यक्ति इन पद पर रह सकता है। तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? हमारे राजीव कुमार। नेक्स्ट है के बिड़ला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? के बिड़ला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान जो मिला है साहित्य क्षेत्र का 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार रामदास मिश्र को प्रदान करने की घोषणा 4 अप्रैल 2012 को फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। तो के बिड़ला फाउंडेशन सरस्वती पुरस्कार किसे मिला है? रामदास मिश्र को मिला है। के बिड़ला फाउंडेशन का जो साहित्य क्षेत्र का यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा से विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। तो ये कौन सा पुरस्कार था? 31वां बिड़ला पुरस्कार। ये 31वां बिड़ला पुरस्कार था। 30वां पुरस्कार मराठी साहित्यकार शरण कुमार लिम्बले को दिया गया था। तो 2020 का जो बिड़ला पुरस्कार था ये किसको दिया था? ये दिया था शरण कुमार लिम्बले को, और उनका उपन्यास था सनातन। 2021 का जो बिड़ला पुरस्कार दिया था ये दिया 31वां, ये मिला है रामदास मिश्र को। 15 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे मिला है? पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा और संगीत आदि क्षेत्रों में। किसमें? साहित्य, ड्रामा, संगीत आदि क्षेत्रों के 2022 के
पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा, अमेरिका का कौन सा विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, 9 मई 2022 को की गई है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा व संगीत आदि क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 को की गई कैलेंडर वर्ष 2021 में निष्पादन के आधार पर दिए गए पत्रकारिता पुरस्कारों में जन सेवा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, फीचर राइटिंग आदि के कुल 15 पुरस्कार शामिल थे, जबकि 7 अन्य पुरस्कार ड्रामा, फिक्शन व संगीत आदि के लिए थे। जो फोटोग्राफी के लिए दूसरी बार पुलित्जर पुरस्कार मिला है वो मिला है दिवंगत दानिश सिद्दीकी को। दिवंगत दानिश सिद्दीकी को दूसरी बार फीचर फोटोग्राफी के लिए पुरस्कार मिला है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021-22 का किसे मिला है? पत्रकारिता के क्षेत्र का 2021 का जो चमेली देवी जैन पुरस्कार मीडिया प्लेटफॉर्म स्क्रॉल इन के लिए कार्य करने वाली मुंबई स्थित पत्रकार आरिफा जौहरी को 5 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली के एक समारोह में प्रदान किया गया है। तो चमेली देवी पुरस्कार किन्हें मिला है? मुंबई की एक पत्रकार है, कौन है? आरिफा जौहरी को, उनको दिया गया है। पत्रकारिता के लिए क्षेत्र को गुइलेर्मो कोरोना प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, पत्रकारिता के लिए जो पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला है? वो मिला है गुइलेर्मो कानो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार है। पत्रकारिता के क्षेत्र में यूनेस्को का वर्ष 2022 के गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार बेलारूस के पत्रकार के संगठन को प्रदान किया गया है। किसके? बेलारूस के पत्रकार के संगठन है, उनको प्रदान किया गया है। कुष्ठ निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021, कुष्ठ निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को प्रदान किया गया है। कुष्ठ निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय गांधी 2021 का पुरस्कार गुजरात के डॉक्टर भूषण कुमार को और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को प्रदान किया गया है। गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा स्थापित ये पुरस्कार उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में 13 अप्रैल 2022 को आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया था। अभी हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? धनखड़ साहब हैं। तो इनका पूरा नाम आपको बताना है कि हमारे उपराष्ट्रपति और नए राष्ट्रपति कौन बने? अभी हमारे 15 नंबर के राष्ट्रपति है, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उपराष्ट्रपति का नाम भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किन्हें मिला है? पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिला है। सौर सामग्री लता मंगेशकर स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ये पुरस्कार 24 अप्रैल 2022 को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर मुंबई में एक समारोह में उन्हें मिला है। तो किसने पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिला है? कब मिला है? 24 अप्रैल 2022 को। कहाँ हुआ था ये समारोह? ये मुंबई में हुआ था। पहला लता दीनानाथ पुरस्कार श्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार मिला है। इसमें आशा भोसले, उषा मंगेशकर, आदि मंगेशकर का पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ग्रहण करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है खेल जगत के लॉरियंस पुरस्कार। तो खेल जगत के वर्ष 2022 के लॉरियंस पुरस्कार की घोषणा स्पेन में सिविले में 24 अप्रैल 2022 को की गई थी। तो सर्वोच्च स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 के फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड को प्रदान किया गया है। तो 24 अप्रैल 2022 में ये की गई है घोषणा। इसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पर्सन किसे चुना गया है? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर है 2022 में जो 2021 के फार्मूला 1 चैंपियन कौन थे रेस के? वे थे मैक्स के वर्स्टापेन के नीदरलैंड को। कौन है? मैक्स है जो फार्मूला नंबर 1 जो रेसिंग है
उनको ये स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। कहाँ से संबंध रखते हैं? नीदरलैंड से। नाम इनका मैक्स वेस्ट्रापेन है। महिलाओं में ये पुरस्कार किन्हें मिला है? स्पोर्ट्स ऑफ वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जमैका की एथलीट एलेन थॉम्सन हराई को। पुरस्कार में जो मिला है नंबर 1 फार्मूला रेस के जो विजेता थे 2021 के, कहाँ से थे? नीदरलैंड से। नाम इनका मैक्स वर्स्टापेन है। और यही पुरस्कार वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार था स्पोर्ट्समैन का, ये मिला है जमैका की एक खिलाड़ी एथलीट है, उन्हें एलेन थॉम्सन हराई को मिला है। इटली की पुरुषों की फुटबॉल टीम को टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार इटली की फुटबॉल टीम थी पुरुषों की, उनको मिला है। और वुमेन ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स पर्सन जमैका की एथलीट कौन है? एलेन थॉम्सन को। और जो फार्मूला 1 रेस के जो पुरस्कार विजेता रहे स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर वो रहे हैं मैक्स वर्स्टापेन। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के पुरस्कार हेतु नामांकित में भारत के जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा भी शामिल थे, किंतु ये पुरस्कार इमा राडुकानु को दिया गया। विकलांग खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के व्हील चेयर एथलीट मार्शल हैंगर को भी मिला है। अमेरिका के फुटबॉल खिलाड़ी टॉम ब्रैडी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इस समारोह में दिया गया था। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किन्हें मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार मिला है अमेरिका के फुटबॉल खिलाड़ी टॉम ब्रैडी को, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला था। इंग्लैंड के जो रूट व दक्षिण अफ्रीका की ली विजडन के वर्ष 2021 के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। क्रिकेटर की बाइबल कही जाने वाली वार्षिक पत्रिका विजडन के वर्ष 2022 के 169वें संस्करण में इंग्लैंड के जो रूट को पुरुष में था दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाजी लिजेल ली को महिलाओं में 2021 के लिए लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो लीडिंग ऑफ द क्रिकेट ईयर किन्हें चुना गया है? वो चुना गया है इंग्लैंड के कौन खिलाड़ी रूट और पुरुषों में, और दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाज लिजेल ली को महिलाओं में कौन है? वो लिजेल है दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज। और इंग्लैंड के जो रूट है वो पुरुष में, इनको क्या मिला है? लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को लीडिंग T20 क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड विजन में नामित किया गया है। कौन है लीडिंग T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर? पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान। महिलाओं में लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया वो है दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज लिजेल। पुरुषों में रूट को चुना गया है। 1864 से लगातार प्रकाशित हो रही पुस्तक विजडन लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर का चयन 2001 अंक से था। महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुन 2015 संस्करण से शुरू हुआ था। विजडन के जो पुरस्कार 2021 में 5 क्रिकेट रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह शामिल थे। 2022 में 129वें संस्करण में जिन क्रिकेटरों को 2021 के 5 क्रिकेटर के रूप में विजडन ने नामित किया उनमें भारत के रोहित शर्मा थे, जसप्रीत बुमराह भी शामिल थे। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्स, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवन कॉनर, दक्षिण अफ्रीका के डेन वान निकर्क शामिल भी थे। पहला ऐसा अवसर है जब भारत के एक साथ 2 क्रिकेटर विजडन के 5 क्रिकेटरों में शामिल हुए हैं। जुलाई महीने में नोआमी जूड है, ये क्या थी? एक प्रसिद्ध अमेरिकी गायिका थी नोआमी जूड, जो 76 वर्ष की आयु में 30 अप्रैल 2022 को अमेरिका में इनका निधन हो गया था। 30 अप्रैल 2022 को नोआमी जूड जो अमेरिका गायिका थी इनका निधन हो गया। इनको ग्रैमी पुरस्कार भी जीता था और जानी मानी गायिका थी नोआमी और उनकी पुत्री वाइनेना की जोड़ी जूड्स ने ग्रैमी पुरस्कार भी जीता था। शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध स्थिर वादक कौन है? संतूर वादक शिव कुमार शर्मा 10 मई 2022 को मुंबई में हृदयाघात से निधन हो गया। संतूर वादक कौन थे? वो थे शिव कुमार शर्मा। इनका निधन कब हुआ है? 10 मई 2022 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, शिव कुमार शर्मा किस यंत्र से संबंध था? तो सितार वादक थे शिव कुमार शर्मा और 10 मई 2022 को इनका निधन हो गया। ये 1938 में इनका जन्म हुआ था और संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय बनाया गया था इनको संतूर वादक की वजह से, और इनका निधन 10 मई 2022 को हुआ था। बीना पानी मोहंती ओडिया साहित्यकार एवं शिक्षाविद सुश्री बीना पानी मोहंती का कटक में 24 अप्रैल 2022 को निधन हो गया था।
कौन है? बिना पानी मोती खांसी थी। ओडिया या उड़ीसा साहित्यकार व शिक्षाविद थी। उनका कटक में 24 अप्रैल 2022 को निधन हो गया था। तरसेम सिंह सैनी भारतीय मूल के ब्रिटिश पॉप गायक तरसेम सिंह सैनी का 54 वर्ष की आयु में 29 अप्रैल 2022 को ब्रिटेन में निधन हो गया। टी विश्वा भारत के उदीयमान टेनिस खिलाड़ी टी विश्वा को 18 अप्रैल 2022 के एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। तमिलनाडु के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी में गिने जाने वाले 18 वर्षीय विश्व 13वीं राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियंस में भाग लेने के गुवाहाटी एयरपोर्ट से शिलोंग जा रहे थे, तभी उनकी कार को सीधे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उनके साथ कार के चालक की भी मृत्यु हो गई थी। टी रामाराव हिंदी और तमिल फिल्मों में प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक टी रामाराव का चेन्नई में 20 अप्रैल 2022 को निधन हो गया था। कौन है? टी रामाराव हिंदी और तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक, चेन्नई में 20 अप्रैल 2022 को निधन हो गया था। एल्वेरो ब्रिटो भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान एल्वेरो ब्रिटो का 26 अप्रैल 2022 को निधन हो गया था। कौन है? एल्वेरो ब्रिटो किस खेल से संबंधित थी? हॉकी से पूर्व कप्तान थी। 26 अप्रैल 2022 को इनका निधन हो गया था। 1966 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। सुखाराम पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुखाराम 95 वर्ष की आयु में 11 मई 2022 की रात्रि में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स, जो भारत का सबसे बड़ा आयुर्विज्ञान संस्थान है, इनमें इनका निधन हो गया था। हिमाचल प्रदेश में मंडी के 3 बार लोकसभा 5 बार विधानसभा के लिए निर्वाचित श्री सुखाराम हिमाचल प्रदेश में केंद्र में अनेक दायित्व संभालने के बाद 1993-96 के दौरान पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व वाली सरकार में संचार राज्य मंत्री रहे थे और अभी इनका निधन हो गया है मई में। शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति, अबू धाबी के 16वें शासक और यूएई के राष्ट्रपति के शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान का 13 मई 2022 को निधन हो गया था। 13 मई 2022 को शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान का निधन हो गया। विश्व पखवाड़ा सप्ताह दिवस हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को 30 पहाड़ी रियासतों के विलय से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर माउंटेन्स एंड साइड्स। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। तो विश्व कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को। कोगजाम दिवस 23 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को और मनाते हैं। मदर डे मई का दूसरा रविवार 8 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस 12 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 13 मई को। मई का दूसरा शनिवार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस में 2 बार मई व अक्टूबर के दूसरे शनिवार को भी मनाया जाता है। इस प्रकार 2022 दूसरा प्रवासी पक्षी दिवस 8 अक्टूबर को हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को। पुस्तकें स्पेयरिंग पार्टनर्स के राइटर कौन है? जॉन ग्रिशम। रेबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियाज फ्रीडम, रामचंद्र गुहा। मोदी @20 ड्रीम्स फीड डिलीवरी। मोदी @20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति नंदन,
नीलेकणी व अन्य। लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष। लिविंग माउंटेन के जो कौन है? अमिताभ घोष। मोदी @टीम मीट के है सुधा मूर्ति नंदन नीलेकणी। लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष। ड्रीम डाउन डेविड ब्लाडकी। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक्स, ये बिल गेट्स। ऑपरेशन अभियान। शेरपा कामी रीता का रिकॉर्ड 26वीं बार एवरेस्ट आरोहण, अपने ही रिकॉर्ड भंग किया। शेरपा कामी रीता है, उसने 26वीं बार एवरेस्ट आरोहण किया है, चढ़ाई की है, अपना ही रिकॉर्ड भंग किया है। नेपाल के 52 वर्षीय शेरपा कामी रीता कहाँ से है? रीता कहाँ से है? नेपाल से हैं। माउंट एवरेस्ट में एक बार पुनः चढ़े हैं, सफलता 7 मई 2022 को प्राप्त की। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर 26वीं बार इन्होंने ये यात्रा की है। महिलाओं में सबसे अधिक 10 बार माउंट एवरेस्ट आरोहण का नेपाल की किसने किया है? ये किया शेरपा का रिकॉर्ड है, लापा शेरपा का है। अंतरिक्ष। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहली पूर्णतः निजी यात्रा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के क्षेत्र में एक नई पहल के तहत 4 यात्रियों के पूर्व निजी अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 15 दिन का प्रवास अप्रैल 2022 में किया गया है। 9 सिख गुरुद्वारा तेग बहादुर के कितने पर्व स्मारक सिक्का में डाक व टिकट जारी किए गए थे? कौन सा पर्व था? 400वां प्रकाश पर्व पर स्मारक सिक्का एवं डाक टिकट जारी किया गया था। 9वें सिख गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर की याद में 400 वर्ष प्रकाश पर्व मनाया गया था। कहाँ क्या चला गया? डाक टिकट और सिक्का। 9वें सिख गुरु कौन है? गुरु तेग बहादुर। 9वें गुरु शिखर तेग बहादुर। 400वां प्रकाश वर्ष पर भव्य समागम का आयोजन किया गया। दिल्ली में लाल किले पर 20 से 21 अप्रैल 2022 को किया गया था। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध समिति के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस समारोह को 20 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह, 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना में 100 वर्ष पूर्ण होने पर स्मारक डाक टिकट सिक्का जारी किया है। कौन सा डाक टिकट है जिसने अपना 100 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सिक्का जारी किया है? वह दिल्ली विश्वविद्यालय। 2022 आहार परियोजना अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी हार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली के प्रगति में मैदान में किया गया था। 26 से 30 अप्रैल 2022 को हुआ था। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ITPO सहयोग से कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण किया गया था।